हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे बेटा आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, जिसमें आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा पहले की क्लासेस ज़रूर देखिएगा। और बेटा आज हमारा डे 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। मैं आपको बेटा प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सीटेट एग्जाम्स में। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अगर समझ कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम क्लियर करने के बहुत करीब होंगे। चांसेस आपके बहुत हाई हो जाते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं बेसिकली। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या हमारे नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की गई हैं कंटेंट के ऊपर उन्हें देख सकते हैं। प्लस साथ में कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सो दैट आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। सो बेटा एज मैंने बताया कि आज हमारा डे 2 है और आज हम जो पेपर कर रहे हैं ये हमारा लेटेस्ट पेपर्स में से ही है, दैट इज जुलाई 2024 का। दिसंबर 24 का हम पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आज हमारा रहेगा जो है जुलाई 2024 का। ठीक है, सो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? इनमें से बेटा कौन सी चीज़ है जो कि हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताती है? बेटा हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सिस्टम होता है। सबसे पहली बात है क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? बंद सिस्टम होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पे फ्लो करता है? आपका ब्लड वेसल्स के अंदर आपका फ्लो करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब इन्होंने पूछा है कि सिंगल सर्कुलेशन होता है या फिर डबल सर्कुलेशन होता है। तो बेटा हमारे ह्यूमंस के अंदर हमेशा कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। अब आप कहेंगे कि ये डबल सर्कुलेशन बेटा कैसे होता है? तो इसमें बेटा हमारे दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कौन कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ जाता है? हार्ट टू लंग्स। कहाँ जाता है? हार्ट टू लंग्स। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है बेटा? हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो इसलिए हमारा बेटा ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है और साथ में कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज सर्कुलेशन होता है। सो बेटा गिवन ऑप्शंस के अंदर देखते हैं हमारे पॉइंट्स को कौन मैच करता है। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 1 क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन, राइट। चलिए उसके बाद बेटा हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी इन साइंस एंटेल। ये कहते हैं कि एक जो जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी होती है साइंस के अंदर वो क्या एंटेल्स करती है। तो सबसे पहले बेटा ये समझिए जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी होती क्या है। बेटा जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी एक ऐसी पेडोलॉजी होती है जो क्या करती है? जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करती है। क्या करती है? जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करती है। और साथ में अगर कहीं कोई जेंडर को लेके भेदभाव है, अगर कोई जेंडर को लेके भेदभाव है तो उसे एड्रेस करती है। ठीक है, जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी क्या होती है? जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी ऐसी पेडोलॉजी होती है जो कि जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करती है और अगर जेंडर को लेके कोई भी भेदभाव है तो उसे एड्रेस करती है। अब देखते हैं हमारे को ऑप्शंस के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब हम अपनी क्लास साइंस की क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान देने वाली है कि आप हमेशा जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का यूज करें। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो जेंडर स्पेसिफिक ना हो। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया बैट्समैन,
क्या बोल दिया, बैट्समैन। तो बेटा ये जेंडर स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या बोला कि आपका जो बैट्स है, जो बैटिंग कर सकता है वो कौन कर सकता है, मैन ही कर सकता है। रैदर इसकी जगह पे मैं क्या वर्ड यूज कर सकती थी, बैट्स पर्सन। सो अगर मैं पर्सन बोल रही हूँ बेटा, तो इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, राइट। सो हम जब क्लास में बेटा पढ़ाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट, एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप्स। हमें बच्चों को एंगेज करना चाहिए कि वो इस बात को देखें परखें कि कहीं पे किसी तरह की कोई स्टीरियोटाइप्स तो प्रैक्टिस नहीं हो रही। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि भेदभाव, लड़के और लड़की के अंदर का जो भेदभाव है वो तो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी क्या कहती है, एक ऐसी पेडोलॉजी जो क्या करती है, जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करती है और वहां पे कोई भेदभाव आता है तो उसे एड्रेस भी करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बेटा सही है। मेक जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, देखिए बेटा कितना गलत पॉइंट है, मेक जेंडर बेस्ड ग्रुप। हमें कभी भी जेंडर बेस्ड ग्रुप्स नहीं बनाने। अगर बेटा हम जेंडर बेस्ड ग्रुप्स बनाएंगे तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को नहीं प्रमोट कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों जेंडर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं कि ये ग्रुप लड़कियों का है और ये ग्रुप लड़कों का है। तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। देखिए बेटे यहाँ पे जो लाइन गई है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन असेसमेंट, अगर आप बेटा लर्निंग को लेकर बात कर रहे हो, अगर हमारी क्लास में हम लर्निंग को लेके बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट सही है कि हमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन को देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बेटा लर्निंग की बात नहीं कर रहे, हम जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, पेडोलॉजी हम इसी के माध्यम से कवर करेंगे और यहीं से आपको समझ के चलना है, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। बेटा ये कहते हैं जो फ्लेम होती है उसका जो कलर होता है वो किस बात पे निर्भर करता है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो कलर होता है फ्लेम का, एक तो किस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है, ठीक है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई पे। किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई पे, और हमारा सब्सटेंस का नेचर कैसा है उस पे। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ऑक्सीजन सप्लाई पे कैसे डिपेंड करता है। तो बेटा जब हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा हमारे इसके अंदर 3 लेयर थी। कैसी लेयर थी, 3 लेयर्स थी, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए ये इनविजिबल लेयर होती है, ये किसी को दिखाई नहीं देती, ठीक है। और फिर ब्लैक हो, इसके बाद क्या होता है बेटा, सेकंड लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होती है इससे, तो यहाँ पे जो कलर होता है फ्लेम का वो कैसा दिखाई देता है, येलो। और जो बेटा अंदर वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन बेटा पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे कैसा होता है बेटा, ब्लैक होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो फ्लेम होता है उसका कलर किस किस पे डिपेंड करता है, कि वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है या सब्सटेंस क्या है, और दूसरा क्या है बेटा कि उसे ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी मिल रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉस। साइंटिफिक लॉस को लेके इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिनन, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन। तो बेटा देखिए ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन को समझिए पहले। तो ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं।
क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। और तो बेटा लॉस क्या बताते हैं, हम जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, यही हमें क्या बताता है, लॉ बताता है। ठीक है, तो बेटा उसके बाद क्या है, दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज। तो ये कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज के बेस्ड पे होता है। तो बेटा एक बात को समझिए कि आपका जो साइंटिफिक लॉज और थ्योरीज होते हैं उनके दोनों के डिफरेंट पर्पस होते हैं। लॉ हमें बताता है कि क्या हुआ और जो थ्योरीज बताती हैं कि कैसे हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कि लॉस को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बेटा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि लॉस को चेंज किया जा सकता है, नहीं कहा किया जा सकता। तो बेटा याद रखिएगा, लॉस को भी चेंज किया जा सकता है। अगर नए एविडेंसेस आते हैं, नया प्रूफ आता है और वो जस्टिफाई हो जाता है तो बेटा लॉस भी चेंज हो सकते हैं या चैलेंज हो सकते हैं। तो आपका बेटा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन, जो चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं उनके बीच के बेटा रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपका लगातार ये क्वेश्चन बनता जा रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हमारा कहाँ पे होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। और फिर नेक्स्ट में कहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पॉलिनेट कर सकते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन से। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, समझिएगा बात को, दो चीजें हैं, एक तो हमारे यहाँ पे बात की गई है फ्लावर्स के बारे में और दूसरी बात की गई है बेटा पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, किस किस के बारे में बात की गई है, फ्लावर्स के बारे में और पॉलिनेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं फ्लावर्स को। बेटा फ्लावर्स क्या है, एक होता है हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एक होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब आपको पता है बेटा यूनि का मतलब क्या होता है, वन, क्या होता है वन, और बाई का मतलब क्या होता है टू। ठीक है, तो अब आपको सीधा सीधा बेटा यहाँ से समझ जाना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। और बेटा बाई, बाई का मतलब हो गया टू, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी होगा प्लस फीमेल पार्ट भी होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। यूनिफ्लावर कौन से होते हैं, यूनिफ्लावर्स बेटा वही होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें एक सेक्स होगा, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बेटा वो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे दोनों तरह के क्या होते हैं, सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे बेटा पॉलिनेशन की। किसकी बात करेंगे, पॉलिनेशन। सबसे पहले समझिए बेटा पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन बेटा वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, मेल फ्लावर अपना क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है फीमेल फ्लावर को। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में बेटा क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किससे किसमें, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर बेटा किसका पार्ट होता है, मेल का, और स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, फीमेल का। यहां तक याद रहेगा। ठीक है, अब हमें दो वर्ड पूछे गए हैं यहाँ पे कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों में देखिए बेटा फर्क क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन हमारा तब होता है जब मेल फ्लावर क्या करता है, जब मेल फ्लावर आपका अपने पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है, पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कब, किसमें, या तो सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर यानी कि दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर डिफरेंट फ्लावर, दूसरा फ्लावर भी हो सकता है बट सेम प्लांट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँ तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लांट है। ठीक है,
क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट में मेरे पास क्या है, एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है। ठीक है, मैं इस तरीके से बना देती हूँ, दिस इज योर बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये इसी प्लांट में क्या है, हमारा एक आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है। क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है। तो यदि ये मान लीजिए मेल पार्ट है, अगर ये पॉलन ग्रेन्स इसको भी दे सकता है, और ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसको दे सकता है, इसको भी दे सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, प्लांट क्या होना चाहिए, सेम। इसमें प्लांट क्या है, सेम, यानी कि एक ही प्लांट का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्होंने कहा है सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। नहीं बेटा, हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के साथ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, प्लांट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा आपका पॉलिनेट कर सकता है सेल्फ भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो खुद के साथ भी पॉलिनेट कर सकता है और वो क्या कर सकते हैं, दूसरे के साथ भी पॉलिनेट कर सकता है। तो बेटा हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एज इंक्वायरी से। कहा, साइंस एज इंक्वायरी से क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें ये साइंस को एज एन इंक्वायरी प्रमोट करता है। तो बेटा समझिए, नाम से जैसे पता चल रहा है इंक्वायरी, क्या समझ में आ रहा है, साइंस में क्या है, बच्चा बहुत क्यूरियस है जानने के लिए चीज़ों को, वो जानना चाहता है, वो इंक्वायरी करना चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्वेश्चनिंग करना चाहता है, वो चीज़ों एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब ये क्या रहे, इनमें से कौन सी कंडीशन में साइंस वो एज एन इंक्वायरी को प्रमोट कर रहा है। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स। तो बेटा आपको पता है वेनेशन हमारे पास दो तरह की होती है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये क्लास के अंदर पढ़ा है। तो बेटा जब वो ऑब्जर्व कर रहा है वेनेशन, तो सीधी सी बात है उसके अंदर वो कुछ नई चीज़ों को नहीं सीख पा रहा, उसे जो पहले से पता है बस उसका पैटर्न को देखना है और उसे बताना है कि क्या इसमें से क्या करना है, कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन है, कौन सा पैरेलल वेनेशन। तो बेटा ये इंक्वायरी के अंदर नहीं आता। क्लासीफाई द गिवन प्लांट इनटू हर्ब श्रब्स एंड ट्री। अगर मेरे को कुछ प्लांट्स लाके बेटा हर्ब श्रब्स और ट्री दे दे और हमसे कहा कि क्लासीफाई करो, तो बेटा इसमें क्या बोलते हैं, आपकी इंक्वायरी नहीं कर रहा, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही, वो क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहा, वो खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो कीवर्ड पकड़ लीजिए इसका, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर ऐसे इंक्वायरी के केस में एक्सप्लोर हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है, याद रखिएगा। इंक्वायरी के केस के अंदर एक्सप्लोर हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर वर्ड आपको एक्सप्लोर दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। अब देखिए, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। उसे ऐसे फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना है जिसकी वजह से जो हमारे ग्राम सीड्स हैं उनके जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा होगा क्या, जब वो ग्राम सीड्स को देखेगा, उनको जर्मिनेशन को देखेगा, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा कि सनलाइट से कितना फ़र्क पड़ता है, वाटर से कितना फ़र्क पड़ता है और चीज़ों से कितना इफेक्ट पड़ता है। तो क्या कर रहा है, चीज़ों को इंक्वायर कर रहा है, उसके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग रही है, वो चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है, नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। याद रखिएगा, इंक्वायरी में एक्सप्लोर हमारा पॉजिटिव कीवर्ड का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके बेटा, सो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला आपका ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस के ऊपर है। किसके ऊपर है, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस। सबसे पहले समझिए ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस क्या होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम चीज़ों को सी करते हैं। ठीक है, सी मतलब हम चीज़ों को देख के
ठीक है, हम अंदाजा लगाते हैं, हम बताते हैं कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस हमारा होता है एक्सपेरिमेंट हमने जब कोई करा, उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं बेटा इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा हमारा इन्फ्रेंस है। तो देखिए बेटा, आपका सबसे कहा गया है पहले मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो बेटा मुझे ये बताइए कि मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं नेचर में, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे ये तभी तो पता चलेगा ना जब मैंने कहीं पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। बात को समझिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेटल्स जो होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो मुझे तभी तो पता चलेगा जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ये क्या हो गया, इन्फ्रेंस हो गया। क्या हो गया, इन्फ्रेंस हो गया। उसके बाद क्या है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ये भी क्या है, हमने क्या करा, हीटिंग, एयर को बैलून में डाल के देखा, ठीक है, उसको हीट करा। हाँ, हीट करने पे क्या हुआ, एयर एक्सपेंड हुई और बैलून फूल गया सॉरी। तो क्या हुआ, एयर एक्सपेंड होती है हीटिंग में। ये हमें कब पता, जब हमने एक्सपेरिमेंट करा। तो ये भी क्या है बेटा, इन्फ्रेंस है। ठीक, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, हम बस देख रहे हैं कि ये लाइम वाटर है, और जब लाइम वाटर से आपका क्या है, CO2 को पास कराया गया तो वो मिल्की हो गया। तो आप यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो बेटा ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये भी क्या है बेटा, आपका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, रिजल्ट पता चल रहा है। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन में कहा गया है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है हमारे जमीन पे रहने वाले एनिमल से। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। बात को समझिएगा बेटा, हमारा जो पानी होता है, पानी, वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर बेटा जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कम होने के लिए, इसलिए कम होने के कारण क्या होता है बेटा, मान लीजिए मैं फिश की बात करती हूँ, तो ये जो फिशेस होती हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, जल्दी 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 सांसें लेनी पड़ती है ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो सके। तो ये कहते हैं एक्वेटिक एनिमल की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कम होती है, कम नहीं होती बल्कि कैसी होती है, फास्ट होती है। ये कहते हैं कि इसका कारण क्या है, कि इसका कारण ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन होता है बेटा, लार्ज नहीं, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं उनकी जो ब्रीथिंग होती है वो फास्ट होती है। तो बेटा इसका क्या होगा, ऑप्शन दोनों ही हमारे क्या है, गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, फिर से बेटा हमारे पास एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्या कहा गया है एजर्शन रीजन के क्वेश्चन में। हमें बेटा एजर्शन दिया गया है, द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। ये कहते हैं बेटा जो हमारा बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है बेटा, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो बात बिल्कुल सही है। ये कहते हैं टंगस्टन का ये इसलिए बनाते हैं कि रेजिस्टेंस लोअर हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। तो बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट तो सही है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो क्या होगा, जब इसके अंदर बेटा हीट जनरेट होगी तो जल्दी से ये क्या होगा, टूटेगा नहीं।
तो इसलिए क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन बेटा इन्होंने कहा है लो रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रेजिस्टेंस लो होगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो पास हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो बेटा हीट नहीं जनरेट होगी, और हीट जनरेट नहीं होगी तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका बेटा रेजिस्टेंस कहना कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो रोकने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स को रुक जाएंगे, लो हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी हीट जनरेट नहीं होगी, हीट जनरेट नहीं होगी तो आपका बल्ब नहीं जल पाएगा। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स, बेटा ओडोमीटर हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस को ट्रेवल मेजर करने के लिए। किसके लिए होता है ओडोमीटर, हमारा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which of the following is a true regarding scientific investigation? Scientific investigation को लेके बेटा इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, कि प्रोसीजर बदलने से हमारे रिजल्ट्स का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है बेटा। जब हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर हम हमारा तरीका बदल दें तो सीधी सी बात है बेटा उसका रिजल्ट भी बदल जाता है या बदल सकता है। तो ये बात तो बेटा गलत है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस द कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। डाटा एंड एविडेंस आर सेम, नहीं बेटा डाटा और एविडेंस सेम नहीं होता। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, इसे बात को याद रखिएगा बेटा। इस पूरी दुनिया में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी। सो बेटा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर से एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इन्होंने कहा है ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर के अंदर नहीं ऐड करना चाहिए एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, या फिर वाइस वर्सा। ये क्या कहते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन हमारा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसे याद रखिएगा कि हमेशा बेटा एसिड को वाटर के अंदर करते हैं। ये पानी है, इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। क्योंकि यदि आपने क्या करा, एसिड के अंदर पानी डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो आपका बेटा कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 2 ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेटा अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। और गाइस जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे को बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं। यदि आप उनको पढ़ के चले जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के चले जाएंगे, तो बेटा आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, 9953899262। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछने का पर्पस क्या होता है क्लासरूम के अंदर। तो पहले ये समझिए डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होता क्या है। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, जिसके कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होते, जहाँ बच्चों की सोच और समझ क्या होती है, विकसित होती है। तो इन्होंने कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के अंदर भेदभाव करता है, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिकेशन डेवलप करता है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जब बच्चे आपस में वाद विवाद करेंगे, जब डिबेट डिस्कशन करेंगे, तो इससे क्या होगी, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना कभी भी नहीं बेटा, कभी भी गिफ्टेड आइडेंटिफाई करना नहीं होता पर्पस। बच्चों का ऑल्टरनेट कंसेप्शंस को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सही बात है। अगर हम बेटा डिफरेंट डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछेंगे
तो हमें पता चलेगा कि बच्चा उस चीज के बारे में क्या सोचता है, और हो सकता है जो वो थिंकिंग लेके बैठा हुआ हो वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, बच्चा क्या सोच रहा है उस बारे में हमें इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, और हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा लेसन प्लान बना सकते हैं या बच्चे को सही कर सकते हैं। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, साइंस के अंदर बेटा सब्जेक्टिविटी को अप्रिशिएट करने के लिए। तो बेटा अब आप बताइए, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, इसमें से आपके अकॉर्डिंग आंसर सही क्या होगा? तो बेटा इसका आंसर होगा ACEF, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13। जो एटॉमिक नंबर है बेटा ए का वो कितना है 13, और बी का क्या है 17। हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का जो हमारा ए और बी को मिला के बनेगा। तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो याद रखिएगा बेटा, जो हमारा पहला शेल होता है, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, फिर 8, इस तरीके से बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाते हैं। तो हमारे को ए का एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है 13, तो बेटा 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 3। उसके बाद बेटा क्या है 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 7। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं एक्स्ट्रा 3, और यहाँ पे क्या है, ये क्या कर सकता है 3 दे सकता है, और जो बी है बेटा उसे क्या लेना है 1 लेना है। तो अब क्या करेंगे आप, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ए से 1 गया तो ऐसे ही रहेगा, बी के पास 3 गया तो क्या बन गया AB3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसे याद रखिएगा बेटा, करंटली इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डिस्कशन ऑन सोशल साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन। जब हम बेटा सोशल साइंटिफिक इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं क्लास में तो उससे हमारे को क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले कहा गया है हेल्प्स इन डेवलपिंग आर्गुमेंटिव स्किल्स इन लर्नर। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर आर्गुमेंट करने की स्किल आती है। बिल्कुल ठीक बात है बच्चा, जब बच्चे क्या करेंगे आपस में वाद विवाद करेंगे तो उनके अंदर अपने आर्गुमेंट करने की स्किल्स डेवलप होती हैं, अपने पॉइंट को रखने की जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट कहा गया है डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन इशू। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब बच्चे क्या करेंगे हमारे बेटा सोशल और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो क्या रख सकते हैं, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव को रख सकते हैं। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, इससे क्या होता है बच्चों के अंदर एक जागरूकता आती है, जिज्ञासा होती है कि वो क्या करेंगे कि जो साइंस की एक्टिविटीज है उनको वो क्या करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, एप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसे हम गलत नहीं कह सकते बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि सोशल साइंटिफिक इश्यूज क्या है, सोशल साइंटिफिक इश्यूज हमारे ऐसे इश्यूज होते हैं जहां हम सोसाइटी और साइंस दोनों का रिलेशन को हम पढ़ते हैं। ऐसे रिलेशन जिसमें हम समझते हैं कि सोसाइटी और साइंस का आपस में एक किस तरह का रिलेशनशिप है। और जब हम बेटा इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बच्चों के अंदर आर्गुमेंटिव स्किल्स आएगी, मल्टीपल पर्सपेक्टिव जनरेट होते हैं और उनके अंदर क्या होगा साइंस एक्टिविटीज को लेके एनकरेजमेंट होता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगर यहाँ पे ABCD दिया होता, चारों दिए होते तो हम D के साथ जाते, बट यहाँ पे चारों नहीं दिए, 3 दिए हैं, इसलिए हम बेटा सी के साथ गए हैं क्योंकि हमारा जो डी होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following factors are responsible for generation and flow of winds on earth? बेटा जब भी विंड की बात हो
कि विंड्स का जनरेशन किस वजह से होता है, तो हमेशा याद रखिएगा अनइवन हीटिंग की वजह से। किसकी वजह से? अनइवन हीटिंग की वजह से। अनइवन हीटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? हमारी जो पृथ्वी है उसके कुछ हिस्से को तो ज़्यादा सनलाइट मिलती है और कुछ हिस्से को कम सनलाइट मिलती है। तो क्या होता है, जिस हिस्से को ज़्यादा सनलाइट मिलती है वहाँ की जो हवा होती है वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। वहाँ की हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से क्या होता है? वो ऊपर जाती है। और जिस हिस्से को सनलाइट बेटा कम मिलती है वहाँ की जो हवा होती है वो ठंडी होती है। ठंडी होने की वजह से वो क्या हो जाती है? नीचे डूब जाती है, सिंक कर जाती है। इसी वजह से क्या हुआ बेटा कि अब जो ये हवा ऊपर जा रही है, ये ठंडी हवा क्या करती है बेटा? इसकी आके जगह ले लेती है और यहाँ पे जो ऊपर का एरिया खाली हुआ ये जाके उसकी जगह ले लेती है। तो इस तरीके से बेटा हमारी विंड जनरेट होने लगती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारा जो विंड का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा विंड का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? अनइवन हीटिंग की वजह से। क्योंकि हमारी पृथ्वी को बराबर मात्रा में हीट नहीं मिल रही, इसकी वजह से क्या होता है? विंड जनरेट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व। ये कहते हैं जो सीलिंग होती है सिनेमा हॉल की या फिर कॉन्सर्ट हॉल की उसे कर्व बनाया जाता है। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। बेटा क्या होता है? साउंड वेव्स क्या होते हैं? कर्व सरफेस से आपके स्ट्राइक करके सभी डायरेक्शन में फैल जाती हैं। तो बेटा दोनों बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा आपका ये इंडिकेटर से आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको यहाँ पे बेटा पता होना चाहिए टर्मरिक। टर्मरिक बेटा एसिड में चेंज नहीं देता और बेस में कौन सा कलर कर देता है? रेडिश ब्राउन कर देता है। और बेटा मैंने मिथाइल ऑरेंज में आपको ट्रिक बताई थी कि एसिड के अंदर वो कौन सा कलर रहता है? ऑरेंज रहता है। तो डी का ऑरेंज पकड़ लो, कहाँ है? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बेटा इन्होंने क्या करा, एक प्लास्टिक की बोतल ली। क्या करा? प्लास्टिक की बोतल ली, ठीक है। और उसमें क्या करा, उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर 3 छेद करे। ये प्लास्टिक की बोतल ले ली। अब इसमें 3 छेद कर लिए, 1 2 3। अब इसमें यहाँ से बेटा पानी निकल रहा है। क्या है? पानी निकल रहा है इस तरीके से। एक मिनट, मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखाती हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। देखिए मैंने क्या करा, ये मैंने एक बॉटल ले ली, ठीक है। बॉटल ले ली। अब इसमें बेटा मैंने 3 छेद करे, 3 जगह से पानी निकलेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या इस डायग्राम को बेटा याद रखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। इन्होंने कहा है कि जो लोएस्ट होल होता है उससे ग्रेटर फोर्स के साथ आपका पानी निकलता है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जैसे जैसे बेटा हम नीचे की तरफ जाते हैं, डेप्थ की तरफ जाते हैं, तो इसके ऊपर जो बेटा प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा कि इस वाले होल से जो हमारा पानी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा तेजी से ग्रेटर फोर्स के साथ निकलेगा, ठीक है। हाईएस्ट होल से ग्रेटर फोर्स, हाईएस्ट होल से बेटा सबसे कम, क्योंकि सबसे कम प्रेशर हमारा ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ऑल होल से इक्वल नहीं बेटा, नहीं होता। ये कहते हैं कि वाटर जो होता है सबसे नीचे वाले होल से बेटा सबसे ज्यादा दूरी तक गिरता है। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो तेज फोर्स से निकलेगा और पानी भी ज्यादा दूरी तक हमारा बेटा यहाँ पे गिरेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। बेटा ऑल्टरनेट कंसेप्शन का मतलब समझिए। ऑल्टरनेट कंसेप्शन क्या होता है, ऐसी धारणाएं हैं जो सही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं अलग धारणाएं हैं। ये ज्यादातर किस में देखी जाती हैं, बच्चों के अंदर देखी जाती हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, तो वो जो कुछ भी फिनोमिनन अपने आसपास देखते हैं उसको देख के वो क्या करते हैं, अपने मन के
अंदर कुछ कंसेप्शंस बना लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस बच्चे को ये लग सकता है कि ऊपर से नीचे गिरने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वजन है। ठीक है, या बच्चा क्या कर सकता है, वो ये देखता है कि सन हमारे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि जो तारे हैं बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जो सन है वो हमारे बहुत पास है लेकिन तारे हमसे बहुत दूर है, वो इस तरीके से। या वो ये मान सकता है कि जो तारे चमचम रहे हैं ये एक डोम है जिसके ऊपर कोई लाइट जल रही है। तो क्या है, वो अपने जो आसपास चीजें देखता है उसके बेसिस पे अपने क्या कर लेता है, कंसेप्शन बना लेता है। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा फीचर नहीं है। तो ये कहते हैं आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि बच्चे जो है ये ऑल्टरनेट कंसेप्शन है, रियल बातें नहीं है, ये उनके आसपास की देखी हुई चीजों के बारे में बनाई हुई धारणाएं है। इसलिए उनके बीच में बेटा कोई कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग नहीं होती। आइडियाज स्टेबल, रेजिस्टेंस टू चेंज, आइडियाज आर डिलोफ्रो, ये बात बिल्कुल सही बेटा, सही है। ठीक है, इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शन। तो बेटा इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद द 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड ए एंड, देखिए लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए लिक्विड ई। लिक्विड ए में क्या है, 1/4 हिस्सा जो है बेटा इसका क्या है, भार है 1/4 हिस्सा, और इसका क्या है 3/4 हिस्सा, यानी कि ज्यादा हिस्सा बेटा किसका भार है, ऑप्शन बी का। तो आप बेटा इस बात को यहाँ पे रट लीजिए, समझ लीजिए कि जिस लिक्विड के अंदर डेंसिटी, जिस लिक्विड के अंदर बेटा फोर्स ज्यादा होगा, जिस लिक्विड के अंदर फोर्स ज्यादा होगा उसका ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर जाएगा, और जितना अगर जिसका सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा उससे क्या होगा बेटा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि ये समझ लिए जितने ज्यादा फोर्स लगता है, जो लिक्विड सबसे ज्यादा फोर्स लगाता है उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ क्लास 7 टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन। एक क्लास टीचर है वो ऑल्टरनेट कंसेप्शन को आइडेंटिफाई करना चाहती है स्टूडेंट्स के अंदर, और टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से बेटा कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी रहेगी। तो देखिए बेटा सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, बच्चों को आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनर करोगे, बच्चों से बातें करोगे, उनसे क्वेश्चनिंग करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे उस चीज के बारे में सोचते क्या है, उनका इंटरव्यू लोगे। ठीक है, ड्राइंग्स देखोगे, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जो सोचता है उसे ही अपनी ड्राइंग पे वो उतारता है। तो ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो का कोई रिलेशन नहीं है बेटा, पोर्टफोलियो में हम बच्चे के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ड्राइंग चेकलिस्ट का हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो बेटा आपके ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है which of the following is not caused due to excessive use of fertilization and pesticides। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से इनमें से क्या नहीं होता बेटा, तो सॉइल इरोजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस। बेटा ये सभी क्या है, पहली बात तो मिरर है। ठीक है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहली चीज तो एक रट्टा मान लीजिए यहाँ पे, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, सिर्फ एक ही मिरर की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, अगर ये तीनों वर्ड आ गए तो आंख बंद करके बेटा प्लेन मिरर पे टिक कर दीजिएगा। तो इन्होंने कहा है वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, तो पहला क्या है, प्लेन मिरर। और दूसरी चीज याद कर लीजिए यहाँ पे, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। क्या चीज, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो बेटा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड हमेशा सिर्फ एक ही केस में बनता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। किसमें बनता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं फर्स्ट प्लेन और कॉन्वेक्स किसमें है। ठीक है,
उसके बाद बेटा इन्होंने कहा है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रियल इन्वर्टेड नहीं बनता, तो दोनों क्या है, ये कॉन्केव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये बेटा ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर। सुनीता क्या करती है, पोटेशियम मेटल का एक पीस ठंडे पानी के अंदर डालती है और ऑब्जर्वेशन करती है। इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन बेटा सही नहीं है? तो बेटा याद रखिएगा, पोटेशियम कैसी होती है, पोटेशियम हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, यानी कि अगर वो रिएक्ट करेगा बेटा पानी के साथ तो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन्होंने बोला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बेटा एंडोथर्मिक नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपका बेटा इसमें हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, क्या करता है, बल्कि हीट जनरेट करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, फोटोसिंथेसिस हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो सनलाइट होती है, सनलाइट की जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसी के बाद तो खाना भोजन बनता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होता है बेटा, हीट जनरेट होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको बताना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कौन सी बातें सही कही गई हैं। इट कंजर्व ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या करते हैं, हम बारिश के पानी को बचाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम बारिश के पानी को बचाते हैं। तो बेटा जब हम बारिश के पानी को बचाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर होगा उसमें वो कंजर्व होगा, यानी कि जो हम पानी खोते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर का वो बचा रहेगा। फ्लडिंग से बचेंगे, ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, ड्रेनेज प्रॉब्लम को तो उल्टा ही सही करता है। एरिगेशन में यूज कर सकते हैं बेटा, सिंचाई में यूज कर सकते हैं क्रॉप की। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप करने के लिए बेटा इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सबसे पहले ये समझे इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग बेटा वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करके रिजल्ट पे पहुंचते हैं। क्या करते हैं, वेरियस एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो बेटा इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करके रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लॉज ऑन रिफ्लेक्शन, इसमें बेटा हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे। बच्चों से कहना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो इसमें तो बेटा कोई एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं। स्टूडेंट को कहना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेरियस केसेस के लिए आप देखो, हाँ बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें बच्चा क्या करेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज करके डिफरेंट एंगल्स पे रख के क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। 2 sperms of a man fuse with 2 egg of a woman। ठीक है, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर वन एग फ्यूज विद 1 स्पर्म और उसके बाद क्या होगा, वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये किसका केस होता है, आइडेंटिकल का। ठीक है, ये किसका केस होता है, आइडेंटिकल का। और 2 एग 2 स्पर्म, ठीक है, तो ये बेटा ये किसका केस होता है, फैटर्नल का। किसका होता है, फैटर्नल का। तो ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। बेटा कंडक्शन ऑफ हीट को लेके इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम इन द सेम वे, ये बात तो सही सी लग रही है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, ये भी ठीक लग रहा है। 2 ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर हीट फ्लो, ये बात भी सही है। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस,
देखिए इन्होंने कहा है कि जो कंडक्शन होता है वो गैसेस में नहीं होता। अगर बेटा मैं इन सभी ऑप्शंस को देखूं तो सबसे जो कम सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये कहना कि नहीं होता बिल्कुल गलत है। कंडक्शन होता है लेकिन क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हीट फ्लो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसमें बेटा कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस दिस इज ऑल, आज का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।